guys, welcome to Wisdom World. Guys, today we are discussing about the constitutional bodies. So let's start with the first constitutional bodies, uh, Election Commission. But before that, I can explain you that what are the constitutional bodies. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनको संविधान में मेंशन किया गया है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बॉडीज को मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल्स, जिसमें उनको बताया गया है कि कौन सी बॉडीज जो है वो किस किस पर्पस के लिए बनाया गया है। क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग बॉडीज बनाई गई थी उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको चलाने के लिए। ठीक है, तो कुछ बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इलेक्शन कमीशन की। सो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक परमानेंट बॉडी है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी है जो ये इंश्योर करती है कि किस तरीके से कंट्री में क्या हो, फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन से ही हमें इसके नाम से पता चल गया कि ये जो बॉडी है ये इलेक्शंस के साथ डील करती है, और ताकि कंट्री में क्या हो, फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। देन इसके बाद हम बोलते हैं कि जब भी कोई बॉडी पढ़ रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं जिक्र होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है, प्रोवाइड करता है दैट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये आर्टिकल 324 बोलता है कि जो इलेक्शंस के रिलेटेड पावर देता है किसको, सुपरिटेंड करने की और कंट्रोल करने की, पार्लियामेंट की होंगी चाहे फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर की होगी। ठीक है, चाहे एमएलएस की है, चाहे आपके किसी एमपीज की इलेक्शंस हो रही हैं, तो वो चाहे राज्यसभा की है, लोकसभा की है, या फिर स्टेट में है किसी की एमएलए की या फिर एमएलसी की, तो वो सभी को कंट्रोल कौन करेगा, आपका इलेक्शन कमीशन करेगा। तो ये किसके थ्रू इसको पावर कौन देता है, आर्टिकल 324 इसको पावर देता है। ऑफिस चाहे यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी होती है, जब वह वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी होती है, वो सभी को होल्ड कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ऑल इंडिया बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी उसमें चली जाती, पूरी कंट्री में ये काम इलेक्शंस करवाता है, दोनों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी चाहे स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो ये हमने एक पॉइंट याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसर्न नहीं करता जो म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत की इलेक्शन होती है उनके साथ। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो कौन करता है, उसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम पूरे उसके कंट्री का स्ट्रक्चर देखें, जिसमें हम देखते हैं कि टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी चाहे स्टेट की होगी, वो कौन कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाएगा। लेकिन जहाँ पे आपकी पंचायत की या फिर म्यूनसिपैलिटीज की बात आती है, तो इनकी इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगा वो करवाएगा। देन आर्टिकल 324 जो है वो क्या बताता है, कुछ कंपोजिशन बताता है कि किस तरीके से कमीशन पूरी तरीके से बनाया जाएगा। कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और अगर बाकी के जो इलेक्शन नंबर ऑफ जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनको प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स की हमें ज़रूरत है, कि क्या इस इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ किसी एक दो की ज़रूरत है, ये नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी नंबर 2 3 4 और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर भी सकता है, और चाहे तो उनको हटा भी सकता है। देन देखो उसके बाद हम बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट जो होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और जो दूसरे कमिश्नर्स हैं वो कौन करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है। जब हम बात करते हैं जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, क्योंकि और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एक्ट करता है एज ए चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करके जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं उनको भी क्या करवाता है, अपॉइंट करवाता है। ठीक है, कंसल्ट किसके साथ करेगा, इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करेगा, जो इलेक्शन कमीशन का पूरा होगा उनके साथ प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा कि क्या किसी रीजन में हमें कमिश्नर बिठाने की नीड है कि नहीं है। ठीक है, और किसको बनाया जाएगा।
तो कंडीशन और सर्विसेज और टेन्योर जो होगा ऑफिस किसका, इलेक्शन कमिश्नर्स का, और जो रीजनल कमिश्नर्स होंगे वो उनको भी कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा। मतलब प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करवाएगा, प्रेसिडेंट ही उनका टेन्योर डिसाइड करेगा, सर्विस ऑफ कंडीशंस क्या होंगी वो सारा डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1950 से लेके अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन जो था वो सिंगल मेंबर बॉडी थी, ठीक है, सिंगल मेंबर बॉडी थी। तो इट मीन्स कि सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद प्रेसिडेंट ने क्या किया, 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अटैच किया, किसके ऐड किया, किसमें, इलेक्शन कमीशन में। क्यों? क्योंकि इन जो इलेक्शन कमीशन था उसका काम जो था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में पॉसिबल नहीं था कि एक ही इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सारा काम देख रेख करे, तो इसलिए 2 और को अपॉइंट किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन जो थी मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, 3 इलेक्शन कमिश्नर बन गए। लेकिन हाउएवर 2 पोस्ट ऑफ इलेक्शन, लेकिन फिर क्या हो गया कि ये जो 2 पोस्ट थी इलेक्शन कमिश्नर की, इनको खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया बाय इन जनवरी 1990 में। तो इलेक्शन कमीशन जो थी उसको रिवर्ट किया गया फॉर टू द अर्लियर पोजीशन। फिर इसके बाद अक्टूबर 1993 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया, और आज तक जो है वो चलता रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन में इस टाइम पे 3 कमिश्नर्स हैं, एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर और है। इसीलिए अब अगर कोई पूछे कि इलेक्शन कमीशन इज अ सिंगल मेंबर बॉडी और ए मल्टी मेंबर बॉडी, तो ये क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो दूसरे कमीशन जो है इनके पास इक्वल पावर्स होती है, इक्वल सैलरी मिलती है, इनको अलाउंसेस सेम है, और जो दूसरे चीज़ें हैं वो भी क्या है, सेम है एज किसके साथ मिलती हैं इनकी, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ, सॉरी, चीफ जस्टिस, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, जो भी प्रिविलेजेस दी जाती है इलेक्शन कमिश्नर्स को, वो सेम वैसी ही हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को दी जाती है। अगर डिफरेंस, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर में, तो अगर किसी में क्या है, ओपिनियंस उनके सेम नहीं है, मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैटर जो है उसको कमीशन जो है वो मेजॉरिटी के हिसाब से डिसाइड करता है कि 2 बंदे किसके फेवर में है। 3 बंदे हैं तो ऑब्वियसली 2 बंदे को फेवर होगा, जिसमें फेवरिज्म ज्यादा होगा तो उसी का डिसाइडेशन होती है, ठीक है। टर्म की बात करते हैं तो टर्म जो होता है वो 6 ईयर का होता है, और या फिर क्या हो, जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी एज 65 ना हो, ठीक है। तो यानी कि इसका टर्म तब तक ये क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं ऑफिस, यहाँ तक कि इससे पहले तक भी, यहाँ वो रिजाइन भी कर सकते हैं किसी टाइम पे भी, या फिर रिमूव कर सकते हैं बिफोर, या फिर उनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। इंडिपेंडेंस की बात करें तो देखो हमने बोला इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंस कैसे होती है कि 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो बहुत कुछ प्रोविजंस देता है, कुछ सेफ गार्ड देता है, इंश्योर कर, जो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल है। एक तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देता, प्रोवाइड करवाता है, उसको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करवाता है, उसको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। या फिर उसको किस मैनर्स में रिमूव किया जाएगा, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही उसको रिमूव किया जाएगा। और उसको रिमूव कौन करेगा, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और देखो मिसबिहेवियर के ग्राउंड में जो किसी, अगर उसको रिमूव करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, जब पार्लियामेंट किसी एक्ट रेजोल्यूशन पास करेगी कि हाँ भाई बाकी ये बंदे ने गलत किया तो उसको आप हटा दो, तो उसके बाद ही प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट इसको अपनी मर्जी से हटा नहीं सकता। सर्विसेज कंडीशन जो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो अलग, कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। दूसरी इलेक्शन कमिश्नर, कोई भी इलेक्शन कमिश्नर या फिर रीजनल कमिश्नर जो है वो रिमूव नहीं हो सकता ऑफिस से एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के बिना उनको हटाया नहीं जा सकता उनके ऑफिस से।
तो दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज sought to safeguard and ensure the independence and impartiality of the election commission, लेकिन बोलता है हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफ गार्ड भी देता है, इंश्योर भी करता है इनकी इंडिपेंडेंसी और इम्पार्शलिटी को, लेकिन कुछ उसमें क्या है फ्लॉज भी हैं, कुछ कमी भी हैं, जिनसे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, डिस्क्राइब नहीं किया गया है क्वालिफिकेशन क्या होगी किसी भी इलेक्शन कमीशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई भी नहीं किया गया टर्म ऑफ मेंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन का वो कितना रहेगा। हमने बोला ना कि उससे पहले उनको हटाएगा, लेकिन वो उसकी प्रेसिडेंट की मर्जी से वो इंजॉय करते हैं प्रेसिडेंट की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा नहीं है, वो 65 ईयर्स का होगा तभी उसको वहां से हटाया जाएगा जहाँ पे 6 ईयर उसकी टर्म को हो चुके होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिबार नहीं करता है रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर को फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। फिर देखो कई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट साफ मना कर देती है कि आपको फिर से दूसरे ऑफिस में होल्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब पावर्स और फंक्शंस की बात करें तो पावर्स और फंक्शंस क्या है इलेक्शन कमीशन के। टू द पार्लियामेंट स्टेट क्या करना विद रिगार्ड किसके साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्शंस के साथ जुड़े हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की है, स्टेट लेजिस्लेचर की है, प्रेसिडेंट की है या फिर वाइस प्रेसिडेंट की है। लेकिन इसकी पावर और फंक्शन जो है वो 3 तरीके में डिवाइड की गई है, प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वाजी जुडिशियल। ये क्या करता है टेरिटोरियल एरिया डिटरमाइन करता है टेरिटोरियल एरियाज को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में। अब पूरी कंट्री में जो ये टेरिटोरियल डिस्टिंक्शन करता है, एरिया को डिवाइड करता है, वो किसके बेसिस पे करता है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट टू ऑफ पार्लियामेंट जो है इस टाइम पे रिसेंटली इम्पोर्टेंट बन चुका है बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस जो अभी आने वाली हैं, विल बी हेल्ड इन मे बी इन द नेक्स्ट ईयर इन JNK। सो जहाँ पे दूसरी चीज़ तो डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा वहाँ पे सीट्स जो है वो फिर से डिवाइड की गई है। तो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर ही ये टेरिटोरियल एरियाज को डिटरमाइन करता है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी का कितना एरिया रहेगा। प्रिपेयर करना, पीरियडिकली रिवाइज करना इलेक्टोरल रोल्स को, रजिस्टर करना सारे एलिजिबल वोटर्स को, नोटिफाई करना डेट्स को और जो शेड्यूल होते हैं इलेक्शंस को वो भी इन्हीं का काम है। रिकॉग्निशन देना पॉलिटिकल पार्टी को, उनको सिंबल्स अलॉट करना वो भी कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन का ही काम है कि जो डिस्प्यूट्स होंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में उनके रिकॉग्निशन को लेके या फिर सिंबल्स को लेके उनको भी ठीक करना, रिमूव करना, ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, इंक्वायर इनटू डिस्प्यूट्स जो होंगे किसके लेके, इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स को लेके उनको ठीक करने के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए, टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट जो अच्छे से चल रहा हो, रोस्टर बनाना पूरा, रेडियो पे टीवी पे किस तरीके से चलेंगी इनकी एड्स वगैरह, जो पब्लिकेशन है वो किस तरीके से रहेगी बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, एडवाइस करना प्रेसिडेंट को किसको मैटर्स में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाना है तो वो भी एडवाइस कौन देगा, यही इलेक्शन कमीशन देगा। गवर्नर को एडवाइस देगा स्टेट इलेक्शन कमीशन में, ठीक है, प्रेसिडेंट को देगा पार्लियामेंट के उस मैटर में, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मैटर होगा तो गवर्नर को कहेगा। कैंसलेशन करना पोल्स की इन द इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग हो गई, वायलेंस हो गया वहाँ पे, जब फिर कुछ और इरेगुलरिटीज देखी तो वहाँ पे पोलिंग जो है वो कैंसिल करवा देता है, तो वो भी कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। रिक्वेस्ट करना प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को रिकॉग्निशन स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, कि जो भी इलेक्शन के लिए स्टाफ की नीड है वो भी उनसे लेना। सुपरवाइज करना इलेक्शन की मशीनरीज को, वो भी इलेक्शन कमीशन का काम है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करना कि कब इलेक्शन करवाई जाएंगी स्टेट में, अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है किसी स्टेट में तो उसमें स्टेट में कब इलेक्शन करवाई जाएंगी वो भी डिसाइड यही करता है। कब करिए जाएगा कि 1 साल हो गया उसको लगे हुए पीरियड ऑफ एमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर, रजिस्टर करना पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस एंड ग्रांट देम स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टी, उनका स्टेटस भी यही प्रोवाइड करता है, नेशनल पार्टी है स्टेट पार्टी है। इसको इलेक्शन कमीशन जो है इसको असिस्ट किया जाता है बाय द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स, दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सिविल, जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो कौन होंगे, सिविल सर्वेंट्स होंगे, और उनको टेनवर सिस्टम के थ्रू जो है वो अपॉइंट किया जाता है।
इंटर्न बाय द सेक्रेटरी। और फिर जो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनको सेक्रेटरीज जो होंगे, जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे, ये इनके अंडर जो है वो काम करेंगे। स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है वो असिस्ट करता है, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसके साथ कंसल्ट करके करता है इसको अपॉइंट, विद द स्टेट गवर्नमेंट। इसके नीचे कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर एक्ट करता है एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। डीआरओ के टाइम पे कलेक्टर काम करता है। और अपॉइंटमेंट में ही अपॉइंट्स रिटर्निंग, और ये जो कलेक्टर है आपका जो डीसी होगा ये क्या करेगा, आरओ को भी अपॉइंट करवाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर्स को हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पी ऑफिसर्स जो होते हैं पोलिंग बूथ इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। नाउ नेक्स्ट इज द विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल। इलेक्शन कमीशन का विजन क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं विजन की। तो इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, वो स्ट्राइव करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ एन एक्सीलेंस बाय एनहेंसिंग अचीव एक्टिव एंगेजमेंट पार्टिसिपेशन एंड डीपनिंग स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली। नेक्स्ट इज मिशन। मिशन क्या है इसका, मेंटेन करना इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड ऑटोनॉमी, एंश्योर करना असेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस एंड एथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, और अडॉप्ट करना हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं प्रोफेशनलिज्म फॉर डिलीवरी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन टू स्ट्रेंथन द ट्रस्ट इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट इज गाइडिंग प्रिंसिपल। तो कमीशन जो है उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है जो किसके लिए रिलेटेड है, गुड गवर्नेंस को शो करते हैं। देन टू अपहोल्ड द वैल्यूज एंश्राइन्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, के जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज है, इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द इलेक्टोरल गवर्नमेंट, उसको होल्ड बना के रखना। कंडक्ट करवाना इलेक्शंस को विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, फ्रीनेस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनलिज्म, और इंश्योर करना पार्टिसिपेशन हो सभी एलिजिबल सिटीजन्स की इलेक्टोरल प्रोसेस में एक इंक्लूसिव वोटर सेंट्रिक के थ्रू, और वोटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करवाया जाए। एंगेज किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज को, दूसरे स्टेक होल्डर को इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। प्रमोट करना अवेयरनेस जो होती है किसको लेके, इलेक्टोरल प्रोसेसेस को लेके, इलेक्टोरल गवर्नेंस को लेके, किसके बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में। अब स्टेक होल्डर्स कौन है, जो स्टेक होल्डर्स कौन हो गए, जो वोटर्स हो गए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी, चाहे जो इलेक्शन फंक्शनरीज होगी, कैंडिडेट्स हो गए, लोग हो गए, पीपल एट लार्ज ही होता है, ठीक है। लोग ज़्यादा संख्या में कौन हो गए, लोग हो गए। टू एनहांस स्ट्रेंथन एंड कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। डेवलप करना ह्यूमन रिसोर्स को फॉर इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल डिलीवरी ऑफ इलेक्टोरल सर्विसेज, टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ प्रोसेस। अडॉप्ट करना टेक्नोलॉजी को फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। Adoption of innovative practices for achieving excellence and overall realization of their vision and mission. To contribute towards the reinforcement of democratic values by maintaining and reinforcing confidence and trust of the people in the electoral system of the country. So this is all about the Election Commission of India. Now वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें हम 3 पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस की बात करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब्स मिलती है, रिक्रूटिंग एजेंसी जो है इंडिया में वो कौन सी है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्रिएट की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली। आर्टिकल 315 से 323 जो है पार्ट 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसके प्रोविजंस को इलेबोरेटली बताया गया है, जिसमें इसकी कंपोजिशन, इसकी अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ मेंबर्स कैसे होगा, और यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस कैसे रहेगा, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है यूपीएससी के, वो सारे डिटेल में डिस्कस किए गए हैं फ्रॉम द आर्टिकल 315 टू 323। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, पहले आर्टिकल्स देखते हैं। 315 आर्टिकल 315 बोलता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा किसके लिए, यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। 316 आर्टिकल बोलता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, के अपॉइंटमेंट कौन करेगा, टर्म ऑफ ऑफिस कितनी रहेगी इसके मेंबर्स की। 317 बोलता है
रिमूवल और सस्पेंशन कैसे होगा मेंबर्स जो होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। 318 आर्टिकल 3 पब्लिक सर्विस कमीशन के रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 318 बोलता है पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। आर्टिकल 319 बोलता है प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है आर्टिकल 320। आर्टिकल 321 बोलता है पावर्स टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 322 बोलता है एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के खर्चों की बात कौन करता है, पीएससी के। 322 रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कौन करता है, 323। एक्चुअल में ये सारे आर्टिकल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये स्टेट सर्विस कमीशन के साथ भी रिलेट करते हैं। 315 में हमने बोला कि यूनियन होगी चाहे स्टेट्स होंगे उनके लिए क्या होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। फिर उसके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा और कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाएगा वो बोलता है आर्टिकल 316। आर्टिकल 317 बोलता है कि जो मेंबर्स होंगे इस कमीशन के उनको हटाया कैसे जाएगा, जहाँ फिर उनको सस्पेंड कैसे किया जाएगा वो बात करता है 317। 318 बोलता है कि रेगुलेशंस बनाओ, कंडीशन ऑफ सर्विसेज बनाओ जो मेंबर हैं स्टाफ हैं किसके, कमीशन के, उनके लिए। 319 बोलता है वो उनको मना कर दो जब वो इस ऑफिस को होल्ड करे हैं तो वो किसी और ऑफिस के मेंबर नहीं बन सकते। फंक्शनिंग जो होगी पब्लिक सर्विस कमीशन की वो कैसे कैसे होगी, कैसे कैसे वो काम करेंगे, उसके प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 320 में। 321 आर्टिकल में बोला गया है कि फंक्शंस जो हैं उनको हम कब कब कहाँ तक जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो 321 बोलता है। 322 बोलता है कि खर्चे कैसे होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के, और 323 जो है उसकी रिपोर्ट्स की बात करता है। ठीक, अब इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस, अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सर्विस कमीशन जो है वो स्टेट में होता है। 315 से लेके 323 आर्टिकल्स पार्ट 14 के कॉन्स्टिट्यूशन के वो डील करते हैं कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स, पावर, फंक्शन एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ ए स्टेट पीएससी। ये तो इनकी बात सेम होगी कि दोनों में आर्टिकल्स जो है वो सेम ही आर्टिकल बात करते हैं 315 से लेके 323 तक। अब देखो यूनियन पब्लिक सर्विस, पहले हम कंपोजिशन फंक्शंस पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, देन उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंपोजिशन। यूपीएससी जो है ये इसमें एक चेयरमैन होता है और दूसरे में कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे, और लगभग 9 से 11 मेंबर्स जो हैं उनसे मिलके चेयरमैन को मिला के, ठीक है, 9 या 11 मेंबर्स का पूरा कमीशन होता है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कि कितनी क्वालिफिकेशन होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, इसलिए हु हैव तो एक्सपेक्ट, इन्होंने ये बोला है कि 1/2 जो होगा मेंबर ऑफ कमीशन का वो लोग होंगे जिन्होंने एटलीस्ट 10 साल तक उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर क्या किया हो, काम किया हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर, ठीक है, चाहे वो किसी स्टेट में काम करते हो रहे हो 10 साल तक या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे होंगे, तो उस बंदे को आप क्या बना सकते हो, चेयरमैन बना सकते हो। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है डिटरमाइन करता है कंडीशंस ऑफ सर्विसेज चेयरमैन और अदर कमीशन। चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं कमीशन के उनका टेन्योर कितना रहता है, 6 ईयर्स, या तो वो 6 साल के लिए रहेंगे या फिर तब तक रहेंगे जब तक कि उनकी एज 65 ईयर्स नहीं होती, ठीक है। इनको रिमूव किया जा सकता है बिफोर देयर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, और वो कौन करवाएगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किस मैनर में करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है वन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन। तो एक मेंबर जो होता है उसको वो चेयरमैन डिक्लेयर करता है, बाकी वालों को मेंबर रखता है। और सॉरी, ये था कि प्रेसिडेंट जो है एक किसी मेंबर को
ठीक है। यूपीएससी के किसी भी मेंबर को एज एन एक्टिंग जो चेयरमैन है वो रख सकता है, इन केस अगर चेयरमैन जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर यूपीएससी का चेयरमैन जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को एज एन एक्टिंग मेंबर जो है वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। देन इसमें दो कंडीशंस होंगी, जहाँ तो चेयरमैन उस ऑफिस पोजीशन जो है वो खाली होगी, ऑफिस उसका खाली होगा, या फिर क्या होगा, जब चेयरमैन जो होगा वो इतना काबिल नहीं होगा कि वो फंक्शंस या फिर ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म कर सके। इसको रिमूव भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किस ग्राउंड के ऊपर करता है, अंडर द सर्कुलर, अगर उसको लगे कि ये क्या हो, बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है। अगर ये क्या कोई चेयरमैन या मेंबर्स जो है अपने इस टाइम में ये क्या कर रहे हैं, किसी कहीं पे बाहर पेड एम्प्लॉयमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। और इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू, अगर वो क्या है, जो मेंबर है, जो चेयरमैन है, वो क्या है, अनफिट है कंटिन्यू करने के लिए अपने ऑफिस को बाय द रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, के अगर उसका दिमाग या फिर सेहत जो है वो ठीक नहीं है, वो प्रेसिडेंट को लगे कि ये काम करने के लायक नहीं है, तो उसको वहाँ से हटा सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो उसको रिमूव करेगा चेयरमैन को या फिर दूसरे मेंबर्स जो होंगे यूपीएससी को, उनके मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे। और ये जो मैटर होगा, ये प्रेसिडेंट जो है ये रेफर करेगा मैटर सुप्रीम कोर्ट को, किसके लिए, इंक्वायरी के लिए, कि वाकई देखो कि इसने मिसबिहेवियर किया है नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि रिमूवल जो है वो जरूरी है और एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप इसको रिमूव कर दो, तो अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर आता है, एडवाइजेस जो है दी जाती है, वो क्या होती है, बाइंडिंग होती है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। यानी कि मिसबिहेवियर का ग्राउंड है तो उस प्रेसिडेंट तो उसको बोल देगा कि आप चेक करके बताओ कि बाकी बात सही है नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट वोट करता है, वो बोलता है कि नहीं, हाँ भाई इसने मिसबिहेवियर किया है, आप इसको हटा दो, तो प्रेसिडेंट को उसको हटाना पड़ेगा। और अगर बोलता है कि नहीं इस नहीं हटाओ, तो वो उसको नहीं हटाएगा। क्यों नहीं हटाएगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की एडवाइस है इस केस में वो क्या है, बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो जब इसकी कोर्ट में हियरिंग चल रही है, इस केस की इंक्वायरी चल रही है, तब तक प्रेसिडेंट जो है वो इसको सस्पेंड कर सकता है। अब मिसबिहेवियर को जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि चेयरमैन या फिर दूसरे मेंबर जो होंगे यूपीएससी के, उनको ये देखा जाएगा कि वो गिल्टी है मिसबिहेवियर, अगर वो इफ ही और शी इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट बाय द स्टेट, जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेगा किसी प्रॉफिट वाले काम में ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट और इन बिहाफ ऑफ बेनिफिट फ्रॉम अदरवाइज देन अ मेंबर ऑफ एंड इन कॉमन विद अदर मेंबर्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ठीक। इसके बाद आती है इसकी इंडिपेंडेंस की बात। हमें पता है कि इसके जो मेंबर चेयरमैन या फिर मेंबर जो है यूपीएससी के, इनको सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, ठीक है। और ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन, और उन्हीं चीज बेसिस पे करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और तब तक ये क्या करेंगे, अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। और दूसरा क्या है, बोलता है कि कंडीशन जो होगी सर्विसेज की, वो कौन डिसाइड करेगा, वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और उसको चेंज नहीं किया जाएगा, और ना ही उसमें से किसी चीज़ में कमी लाई जाएगी जब तक वो काम कर रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड इज द पूरे खर्चे जो है, चाहे उनकी सैलरी है, अलाउंसेस है, पेंशन है चेयरमैन की या फिर मेंबर जो होंगे यूपीएससी के, वो कहाँ से लिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं वो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन उसके लिए उनको वोट नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट वोट करेगी फिर उनकी डिसाइड होगी, ऐसा नहीं है। तो प्रेसिडेंट डिसाइड कर देगा, तो कंसोलिडेटेड फंड से उनको निकाल लिया जाता है। जो चेयरमैन होता है यूपीएससी का, वो एलिजिबल नहीं रहता है बाद में, जब वो यूपीएससी का चेयरमैन बन जाता है तो उसके बाद वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता है इंडिया में। बहुत सारे यूपीएससी के मेंबर जो हैं, लेकिन मेंबर जो होंगे यूपीएससी के, वो एलिजिबल होंगे, अपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी या फिर किसी और स्टेट पीसीएससी का मेंबर उनको बनाया जाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते वो कहीं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। देन चेयरमैन या फिर मेंबर जो होंगे यूपीएससी के,
वो एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर द री अपॉइंटमेंट टू डैट ऑफिस, उस ऑफिस के लिए भी उनको री अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए। देन फंक्शंस की बात करें तो हमें पता है कि सबसे पहले ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है आईएएस, ऑल इंडिया सर्विसेज के, सेंट्रल सर्विसेज के और पब्लिक सर्विसेज के। स्टेट को असिस्ट करती है फ्रेम करने में, ऑपरेट करने में, स्कीम्स जो होती हैं सारी की किस तरीके से बनाई जाएंगी और चलाई जाएंगी। सर्व करती है सारी ऑल अदर द नीड्स ऑफ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यूपीएससी स्टेट गवर्नर की रिक्वेस्ट के ऊपर प्रेसिडेंट और उसको अप्रूवल दे। जब स्टेट गवर्नमेंट में अगर जरूरत है तो गवर्नर को लगता है कि हम मुझे हेल्प चाहिए किसकी, यूपीएससी की, मेरे यहाँ पे वो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाए या किसी तरीके से स्कीम्स वगैरह चलाए, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा तो प्रेसिडेंट उसका अप्रूवल देगा। अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा तभी ये इसकी जाके हेल्प करेंगे। देन इसके बाद क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट में का हेल्प करता है इनकी। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि गवर्नमेंट अगर फेल हो जाती है कंसल्ट करें यूपीएससी इन द मैटर, द अरीव्ड पब्लिक सर्वेंट हैज नो रेमेडी इन कोर्ट। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जो सिलेक्शन, कोर्ट ने क्या बोला है, सिलेक्शन की जाती है बाय द यूपीएससी, डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट। देन इसके अलावा एडिशनल फंक्शंस क्या है इसके, कि यूनियन relating to the service of union can be conferred on UPSC by the parliament. Then UPSC प्रेजेंट करता है annually to the president a report on his performance। तो यूपीएससी क्या करता है, पूरे साल की रिपोर्ट जो है हर साल किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को बिफोर द हाउसेज रखता है, जिसमें मेमोरेंडम होता है, एक्सप्लेन करता है केसेस को, वेदर द एडवाइस ऑफ द कमीशन वाज नॉट एक्सेप्टेड एंड द रीजन फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस। अगर किसी इसके जो रीज़न होंगे कि इसने किसी चीज़ को नहीं माना है, वो सारे रिकॉर्ड जो है वो उसके एक्सप्लेन करता है कि क्यों इस केस को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। हर तरह के केसेस जो होंगे नॉन एक्सेप्टेंस के, उनको अप्रूव किया जाएगा बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट जो है उसके पास पावर नहीं है कि वो रिजेक्ट करे एडवाइस जो होती है कमीशन की। लेकिन कमीशन जो भी एडवाइस देगा उसको फिर अपॉइंटमेंट कमेटी कमीशन जो होगा यूनियन कैबिनेट का वो चेक करेगा क्या, लेकिन किसी इंडिविजुअल के पास या फिर किसी डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं कि वो उसकी एडवाइस को रिजेक्ट करे। लिमिटेशंस क्या है इसकी, इसकी लिमिटेशंस है कि फॉलोइंग मैटर्स आर केप्ट आउटसाइड द फंक्शनल यूरिडिक्शन ऑफ द यूपीएससी। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो यूपीएससी जो है वो कंसल्ट नहीं करता है फॉलोइंग मैटर्स में। फिर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स या पोस्ट इन फेवर एंड एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो while taking into consideration the claims of scheduled caste and scheduled tribe in making appointment to services and posts, with regard to the selection of for chairman or membership of commission or tribunal post of the highest diplomatic nature and a bulk of group C and D services, with regard to the selection for temporary or officiating appointment to a post if the person appointed is not likely to hold the post of the president can exclude post services matters from the preview of the UPSC. The Constitution states that the President, in respect to all India services and central services and posts, make regulations specifying the matters which it shall not be necessary for UPSC to be consulted. But all such regulations made by the President shall be laid before each House for at least 14 days. The Parliament can amend or repeal them. देन रोल ऑफ यूपीएससी क्या है कि यूपीएससी जो है वो एज ए वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम है इंडिया का, क्योंकि जो भी लिस्ट आती है उसमें चलता है। ये जो मैटर्स होते हैं ये हैंडल किए जाते हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और इसके अंदर जो है वन ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेज एंड मिनिस्ट्री आती है पब्लिक ग्रेवेंसेज, पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंसेज एंड पेंशन, ये मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंडर ये चीज़ आती है। रोल ऑफ यूपीएससी का लिमिटेड, यूपीएससी का रोल जो है वो लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेशंस भी देता है, एडवाइजरी नेचर भी होती है इसकी इसी तरीके से। तो जब हमने क्या बोला, एमरजेंसी ऑफ सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी
1964 में जब बनाई गई थी वो भी किसकी वजह से बनाई गई थी, यूपीएससी की इन डिसिप्लिनरी मैटर्स में, यूपीएससी की एडवाइस के ऊपर बनाई गई थी। तो इसी तरीके से और भी बड़े सारे काम जो है वो यूपीएससी करती है। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब देखो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जैसे हमने बोला कि आर्टिकल सेम रहेंगे 315 टू 323। जैसे वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया यूपीएससी है, उसी तरीके से वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन द स्टेट कौन है, स्टेट पीसीएस, ठीक है, एसपीएससी। फिर देन इसके बाद हमने आर्टिकल्स की बात करी, हो गया। ये दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। यहाँ पे कौन इसको अपॉइंट करता है, जैसे हमने कंपोजिशन में हमने बोला कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को प्रेसिडेंट करता है, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, उसके मेंबर्स और उसके चेयरमैन को गवर्नर जो होता है स्टेट का उस वो करता है। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे भी वही सेम चीज़ बोली है कि 10 साल तक वो किसी काम करना चाहिए, किसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है क्वालिफिकेशन की। चेयर और मेंबर, यहाँ पे डिफरेंस क्या है इनके टर्म का, यहाँ पे टर्म 6 ईयर्स तो है सर्विसेज की, लेकिन होल्ड कर सकते हैं 6 ईयर्स तक, लेकिन यहाँ पे एज ऑफ ईयर्स ऑफ एज जो है वो डिफरेंट है। डेट इज द यूपीएससी में 65 होते हैं, यहाँ पे कितनी है 62 ईयर्स स्टेट पीसीएससी में। और गवर्नर जो है अपॉइंट करता है किसी भी मेंबर ऑफ स्टेट एज एन एक्टिंग चेयरमैन, उसी कंडीशंस के ऊपर कि चेयरमैन जो है उसकी पोजीशन खाली पड़ी है, कोई मतलब कमीशन का चेयरमैन नहीं है, या फिर चेयरमैन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता अपना काम। अब इसको रिमूव कौन करेगा, देखो स्टेट पीसीएससी में जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट तो कर लेता है गवर्नर, उसके मेंबर्स को भी वही अपॉइंट करता है, लेकिन इसके चेयरमैन और मेंबर को रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट, ओनली बाय द प्रेसिडेंट, ओनली बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। देन प्रेसिडेंट जो है इसको रिमूव करेगा इन द सेम मैनर, जैसे कि वो यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करेगा वैसे ही स्टेट पीसीएससी के मेंबर्स को रिमूव करेगा। ये मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया कि वो मेंबर्स, वो कंडीशंस क्या क्या होंगी रिमूवल की, ठीक है। मिसबिहेवियर का भी हो जाएगा सेम वैसे ही, बाकी इंडिपेंडेंसी भी वैसे ही है, फंक्शंस भी वैसे है। हाँ, फंक्शंस में एक चीज़ का डिफरेंस क्या है, कंडीशन वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है पूरे इंडिया में, लेकिन ये जो स्टेट पीसीएससी होगा ये किस में करवाएगा, अपनी स्टेट में करवाएगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, बाकी इसमें सारा स्टेट सेम है। वहाँ पे क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड पेंशन, इसमें भी क्या आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोला जाता है, जिसके अंदर ये सारा काम करते हैं, और सेंट्रल पर्सनल एजेंसी ऑफ द इन द स्टेट, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे हमने बोला इसकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था, यहाँ पे क्या बनाया गया था, स्टेट विजिलेंस कमीशन बनाया गया था, एसवीसी 1964 में बनाया गया था। अब लास्ट में हम देखते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इस कमीशन को किसके लिए बनाया जाता है, दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए इकट्ठा बनाया जाता है। होता है जब यूपीएससी और स्टेट पीसीएससी जो है क्रिएट की जाती है डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्टेट पीसीएससी और यूपीएससी जो है इसको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है, लेकिन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है ये। तो बोलते हैं कि दो स्टेट्स जो है पंजाब और हरियाणा, इनके पास क्या है, जेएसपीएससी है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए बनाई गई थी आफ्टर क्रिएशन ऑफ हरियाणा आउट ऑफ पंजाब, जब हरियाणा को बनाया गया था पंजाब से 1966 में। चेयरमैन और मेंबर्स जो होंगे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा। 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, जैसे स्टेट की बात है तो उनका टेन्योर कितना था, 6 ईयर्स या फिर 62 ईयर्स ऑफ एज वो रहेगा। सेम रिमूव भी इसको कौन करवाएगा, सस्पेंड, देखो रिमूवल तीनों का कौन करवाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करवाएगा। यहाँ तक ये रिजाइन भी कर सकते हैं अपने टर्म से पहले। फिर इसके बाद हम बोलते हैं एनुअल अपनी रिपोर्ट किसको देगा, ये स्टेट गवर्नर्स को देंगे। हर एक गवर्नर जो है इस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा। फिर नीड ऑफ द यूपीएससी जो है वो सर्व करता है नीड ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये प्रोवाइड बताया गया है कि सेंट्रल
पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट जो है उसको सेटअप इन 1926 एंड एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ रिपीटिंग सर्विस civil servants. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of not for a federal public service commission but also a provisional public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces. तो ये बात रही कि इंडिपेंडेंस के बाद तो हमने ये बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने यूपीएससी के बारे में मेंशन किया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अंदर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, लेकिन फिर हमने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना दिया। लेकिन इससे पहले जब हम इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ 1919 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, उसमें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी जिसको 1926 में बनाया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनाया गया था बल्कि स्टेट प्रोविंसेस भी बनाया गया था और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया था। बाकी आर्टिकल्स इनके सेम है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के अंडर आता है। आर्टिकल 280 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए जो क्या देखेगा, फाइनेंसिस की देख रेख करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो इसको जो है बनाया गया था इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको हर 5 साल के बाद इसको बनाता है और कई बार इससे पहले भी बना देता है अगर उसको ज़रूरत महसूस हो तो। कंपोजिशन इसकी देखें, एक तो इसमें चेयरमैन होता है और 4 दूसरे मेंबर होते हैं। जो चेयरमैन होगा वो पब्लिक अफेयर्स में क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, उसको एक्सपीरियंस होगा इसमें पब्लिक अफेयर्स में। और जो दूसरे 4 मेंबर्स होंगे उनमें से एक क्या होगा, हाई कोर्ट का जज होगा या फिर उसको क्वालिफाई किया गया होगा एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। फिर दूसरा कौन होगा, जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होगी फाइनेंस और अकाउंट्स की, गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट में फाइनेंस और अकाउंट्स किस तरह से चलते हैं। तीसरा वो होगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन का। और चौथा कौन होगा, जिसके पास इकोनॉमिक्स की क्या होगी, स्पेशलाइज नॉलेज होगी। देन इसके फंक्शन अगर हम देखें, ये रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि किस तरीके से टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, और जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से इनमें डिवाइड किए जाएंगे। और यहाँ तक कि प्रिंसिपल डैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट और द सेंटर। तो ये जो मेजर्स हैं ये को कहते हैं अगमेंट ऑफ द कंसोलिडेटेड। और ये जो सारे मेजर्स हैं कहाँ से लिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है स्टेट का, टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत को या फिर म्यूनसिपैलिटीज को कुछ देना होगा तो वो कहाँ से निकाला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से निकाला जाएगा। फिर कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, इन रिपोर्ट्स को हाउसेज जो होते हैं पार्लियामेंट के उनके सामने रखता है एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के तौर पे। एडवाइजरी रोल देखें अगर इस कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का, तो ये क्या बताता है कि जो रोल है इसका एडवाइजरी का, जो एडवाइजेस ये देता है सिर्फ एडवाइजरी नेचर ही होता है उसका, ये बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। जब हमने इलेक्शन कमीशन की बात की उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देता था वो बाइंडिंग होती थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इसकी जो एडवाइजेस होंगी फाइनेंस कमीशन की वो बाइंडिंग नहीं होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। तो ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करे या फिर ना करे। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि जो रिकमेंडेशन है कमीशन की वो क्या हो, बाइंडिंग हुआ किसके ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। तो राइटली अगर हम बोले डॉक्टर पी.वी. राजमनार की बात करें जो चेयरमैन थे 4th फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने बोला था कि फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी है लेकिन उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्या रहे, क्वासी जुडिशियल रहे। इसकी रिकमेंडेशन जो है शुड नॉट टर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलेस दे आर वेरी कंपेलिंग रीजन। के बोलता है उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं रिमूव की जाती हैं, तो उसको नीचे नहीं लाया जाता है जब तक कि वो उसको कोई मजबूरी ना हो। तो ये इसके बारे में फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 के बारे में।
Then next is about the National Commission for SCs and National Commission for STs. So हम बात करते हैं किसकी, नेशनल कमीशन फॉर एससी। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी, एससी से हमें पता है शेड्यूल कास्ट की हम बात करते हैं। शेड्यूल कास्ट आते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एस्टैब्लिश की गई थी अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें कि नेशनल, एक तो पहले नेशनल कमीशन, बहुत सारे नेशनल कमीशन है हमारे पास, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 1993 में बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बनाया गया था, एंड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 में बनाया गया था। ये जो बाकी कमीशंस है हमारे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस या फिर ह्यूमन राइट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, तो ये सारे कमीशंस जो हैं ये स्टेट्यूटरी बॉडीज़ हैं। बट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेस एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये दोनों क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इसकी ओरिजिनली अगर हम बात करें, ओरिजिनली आर्टिकल 338 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेशल ऑफिसर बनाया गया था, किसके लिए अपॉइंटमेंट की गई थी, अपॉइंटमेंट की गई थी, बोला गया था कि आपने क्या करनी है, अपॉइंटमेंट करनी है, किसके लिए, स्पेशल ऑफिसर को का, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो इन्वेस्टिगेट करेगा सारे के सारे मैटर्स को, जो रिलेट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करेंगे एससीज और एसटीज को, ठीक है। और रिपोर्ट किसको करनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करनी है। तो इसके बाद 1978 में गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेके आती है और सेट करती है नॉन स्टेट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन, तो एससीज और एसटीज के लिए ऑफिस बनाती है कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटीज आल्सो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। फिर 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दूसरा रेजोल्यूशन लेके आती है जिसमें मॉडिफाई किया जाता है इनके फंक्शंस को। फिर उसके बाद 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 1990 में, जिसमें ये बोला जाता है कि हाई लेवल की मल्टी मेंबर बॉडी बनाई जाए, किस कौन सी, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, बजाय किसके, सिंगल स्पेशल ऑफिसर के। एक सिंगल ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर बना के क्या करेंगे हम, तो मल्टी मेंबर जो है वो होने चाहिए। तो फिर क्या आती है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है 2003 में, जो नेशनल कमीशन जो है एससीज और एसटीज को, उसको बाइफरकेट करती है दो हिस्सों में, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज अंडर आर्टिकल 338 एंड 338A। ओके, तो इसके वजूद की अगर हम देखेंगे, नेशनल कमीशन फॉर एससीज सेपरेटली कब बना था, 2000 अंडर आर्टिकल 338 के अंडर ही रखा गया, 2004 में बनाया गया इसको। इसके फंक्शंस क्या आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेट करना, जो भी मैटर्स होंगे किसके रिलेटेड, एससीज के रिलेटेड। अब एससीज क्या है तो दूसरे एसटीज के लिए भी क्या होगा, सेम चीज़ होगी, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज के लिए भी लागू, ठीक है, कि आपको क्या किया जाए। जो एसटीज की बात करते हैं, एसटीज में इन्वेस्टिगेट करनी है। फिर बोलता है इंक्वायर करना, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो होंगी किसको लेके, डेप्रीवेशन जो होगी कि राइट्स और स्टेट सेफगार्ड जो है एससीज के, उनकी डेप्रीवेशन के लिए। फिर पार्टिसिपेट करना और एडवाइस करना किसके ऊपर, प्लानिंग प्रोसेसेस जो होंगे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवानी है आपने किसके, एससीज की। फिर इवेलुएट करना है प्रोसेसेस जो होंगे कि उनकी डेवलपमेंट कहाँ तक हुई है, उसकी इवेलुएशन भी करनी है। फिर प्रेजेंट करना है प्रेसिडेंट को, एनुअली एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, जो क्या होगी, जो आपकी वर्किंग के बारे में बताएगी कि आपने कितना काम किया है और किस किस तरीके से किया है, ठीक है। और रिपोर्ट जो होगी कमीशन की, वो प्रेजेंट की जाती है हर साल किसको, प्रेसिडेंट को। ये सबमिट करते हैं रिपोर्ट एज एंड व्हेन इट थिंक्स नेसेसरी, और तब भी किए जा सकते हैं कि एनुअल में, साल में रिपोर्ट ऐसे तो देनी है हर साल को, और जब इनको लगता है कि अगर नीड है किसी रिपोर्ट को सबमिट करने की या फिर उस पर कोई काम करने, तो जब भी उनको ठीक लगे वो सबमिट करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या करता है, इन सारी रिपोर्ट्स को उठाता है और पार्लियामेंट के सामने रखता है मेमोरेंडम के साथ कि इनके ऊपर क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए। तो मेमोरेंडम जो है वो क्या, उसमें क्या होता है, शुड also contain the reason for the non acceptance of any of such recommendation। तो प्रेसिडेंट जो है वो फॉरवर्ड करता है इन रिपोर्ट्स को कमीशन को, फिर pertaining to a state government to the state governor।
तो गवर्नर जो है वो भी इसको क्या रखता है, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है, मेमोरेंडम के साथ कमीशन के बारे में बताता है। मेमोरेंडम जो है उसमें रीज़न दिया जाता है कि क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो पावर्स क्या रहती है इस कमीशन की, कि कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी तरह के पावर को, सम्मन का भेजना, जहाँ भी इन्फोर्स करना, अटेंडेंस जो होती है किसी पर्सन की किसी इंडिया के किसी भी हिस्से में, और एग्जामिन करना उसको, रोक लेना। रिसीव करना, एविडेंसेस किसके बेसिस पे एविडेंसेस मिल लेंगे, ये एफिडेविट के बेसिस पे। रिक्वायर करना, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उनको चाहिए कि वो रिक्वायर टू कंसल्ट, वो कंसल्ट करेंगे किसका, कमीशन के साथ, जो भी वो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो जिनका असर किस पे पड़ेगा, एससीज पे बनेगा। यानी कि जो एससीज के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, जहाँ फिर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसका अफेक्ट एससीज पे पड़ेगा, तो चाहे पॉजिटिव पड़े चाहे नेगेटिव पड़े, तो उसको डिस्कस किसके साथ किया जाएगा, कमीशन के साथ किया जाएगा, बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देन इसी के साथ कमीशन जो है उसको क्या करना है, डिस्चार्ज करता है सिमिलर फंक्शंस विद किसके साथ, अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ के लिए भी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए भी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज हमें पता है इसको सेपरेट किया गया था 2004 में अंडर आर्टिकल 338A के। अब नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो है ये क्या करता है, जोग्राफिकली और कल्चरली एसटीज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एससी से। तो इस ये प्रॉब्लम है आती है कि इसको किस तरह से इसको डील किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एससीज नहीं, बट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो क्रिएट की जाती है 1999 में, ताकि ज़्यादा फोकस दिया जाए किसके ऊपर, एसटीज के डेवलपमेंट के ऊपर और उनके वेलफेयर के ऊपर। और ये इट वॉज फेल्ट नेसेसरी दैट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स शुड कोऑर्डिनेट all activities relating to the STs as it would not be administratively feasible to the Ministry of Social Justice and Empowerment to perform this role। और यहाँ से आपने क्या देखा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये किसके साथ काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब ये क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या था, ओबीसीज और एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ भी आती है। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो किसके साथ डील करेगा, एसटीज के साथ। देन इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मेंबर्स होंगे उनको भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब फंक्शंस क्या है इसके, सारे माइनर मैटर्स देखना, कॉन्स्टिट्यूशन के जहाँ पे जो दूसरे लीगल सेफ गार्ड होंगे एसटीज के लिए उनको एवेलुएट भी करना उनकी वर्किंग को, फिर इंक्वायर करना जो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होंगी किसको लेके, डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स और सेफ गार्ड्स ऐसे, मतलब ये सेम फंक्शंस जो है ये भी परफॉर्म करेगा एज जैसे कि एससीज वाले उसमें करेंगे। तो दूसरे फंक्शंस क्या रहेंगे कि जो मेजर्स ले सकता है, टेकन अप ओवर कॉन्फरिंग ओनरशिप राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटीज। फिर डेवलपमेंट की जा सकती है ट्राइबल्स की, वर्क करने के लिए टू वर्क फॉर मोर वैल्यूएबल लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज उनके लिए दी जाती है। रिपोर्ट ये भी किया करता है, एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को। फिर इसके अलावा प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको हाउस के सामने रखता है, उसके काम चलता है, और ये इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड भी करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और किसको, स्टेट गवर्नर को भी। देन पावर्स, और पावर्स क्या है, सेम है, समन करना, एनफोर्स करना अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, रिक्वायर करना डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिसीव करना एविडेंस एंड एफिडेविट। मतलब कि इनके फंक्शन और पावर्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, अगर लिखने की बात आएगी तो बिल्कुल सेम है पावर्स एंड फंक्शंस। तो डिफरेंस क्या है कि ट्राइबल्स के लिए जो काम करेगा वो नेशनल कमीशन फॉर स्टेट शेड्यूल का ट्राइब्स करेगा अंडर द, और मिनिस्ट्री के साथ कौन सी काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स काम करेगी अंडर आर्टिकल 338A। और जो एससीज हैं, अदर बैक ओबीसीज हैं, या फिर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज है उनके लिए काम कौन करेगा, नेशनल कमीशन फॉर एससीज करेगा अंडर द मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस।
अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी की बात करते हैं, जिसमें बात की गई है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किसी भी तरीके से प्रोविजंस नहीं रखे गए थे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था 1953-55 का, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी इसको लेके कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 जब आया तो एक नया आर्टिकल आया 350B। तो आर्टिकल 350B के अंदर पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल क्या बोलता है, देयर शुड बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसको भी अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। ड्यूटी है स्पेशल ऑफिसर की कि वो इन्वेस्टिगेट करे सारे के सारे मैटर्स को जो रिलेट करेंगे किसके साथ, सेफ गार्ड्स के लिए जो प्रोवाइड किए जाएंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और रिपोर्ट करेगा ये किसको, प्रेसिडेंट को, इन मैटर्स के रिलेटेड जब भी प्रेसिडेंट मांगेगा, जहाँ फिर इसको लगेगा कि मुझे इसको रिपोर्ट को सबमिट करवा देना चाहिए। प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये भी सारी रिपोर्ट्स उठाएगा और हाउसेस के सामने रखेगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। कमिश्नर जो होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का, अब उसकी बात करें अगर, तो 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो क्रिएट की गई थी 1957 में, उसमें बोला गया है कि आपका क्या होगा, एक कमिश्नर होगा। कमिश्नर जो होगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहेगा। इसके 3 रीजनल ऑफिस रहेंगे, बेलगांव, चेन्नई और कोलकाता में। बेलगांव कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहेंगे। और इसको हेड कौन करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर। जो रीजनल ऑफिस होंगे उनको असिस्टेंट कमिश्नर करेगा, और कमिश्नर किसको करेगा, जो मेन ऑफिस है हेडक्वार्टर है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल लेवल पे कमिश्नर जो है वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक ऑफ माइनॉरिटीज, ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है। वह सबमिट करता है अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को, थ्रू द यूनियन, किसके थ्रू करेगा ये, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसकी के अंडर से करेगा। रोल क्या रहेगा कि ये सारे मैटर्स इन्हीं के डिस्कस करेगा। नेशनली एग्रीड स्कीम्स जो होंगी सेफ गार्ड करे, प्रोवाइड करेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, प्रमोट और रिजर्व करेगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, ग्रुप्स को। देन इसका एक विजन है, विजन और मिशन क्या है इसका, विजन बोलता है स्ट्रीमलाइन करना, स्ट्रेंथन करना इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी और मैकेनिज्म्स जो होते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करवानी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की, किसके लिए, फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इंश्योर करना प्रोटेक्शन किसकी करनी, राइट्स जो हो गए, इंश्योर करना कि जो राइट्स हैं स्पीकर्स, जो माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के स्पीकर्स हैं उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहें, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और एक जैसी जो है सभी को मिले, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सभी के साथ, वो भी आगे डेवलप हो। मिशन क्या है इसका, कि इंश्योर करना जितनी भी स्टेट्स या फिर यूटीज़ हैं उनमें इफेक्टिवली क्या हो, इम्प्लीमेंट हो किसके, ये जो एग्रीड स्कीम्स होती हैं सेफ गार्ड्स किसके लिए, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए बनाई जाती हैं उन वो सारी वो अच्छे से हो। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस की बात करें तो जितने भी जो सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करवाता है ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, ठीक है, उनको इन्वेस्टिगेट करना, सबमिट करना किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट्स, देन मॉनिटर करना कि जो इम्प्लीमेंटेशंस की है स्कीम्स की जहाँ फिर तो उनको मॉनिटर भी करना, और मॉनिटर करेंगे तो थ्रू क्वेश्चनरीज करेंगे, विजिट्स करेंगे, तो सेमिनार्स भी हो सकते हैं, मीटिंग्स हो सकते हैं इनके साथ साथ। फिर देन इसके बाद हम बोलते हैं कि हैंडल करना रिप्रेजेंटेशन जो होती है रिड्रेसेस ऑफ ग्रेवियंसेस रिलेटेड टू सेफ गार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके, next is about the Controller and Auditor General of India. The most important thing is that is known as CAG. Article 148 Constitution of India provides an independent office of the Controller and Auditor General of India. तो कैग का ऑफिस जो है ये भी इंडिपेंडेंट होता है, अंडर आर्टिकल 148 आता है। इसको हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, और ये कंट्रोल करता है पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है कंट्री का, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। इसका ये काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना और लॉज जो होता है पार्लियामेंट के इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।
इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर इसको कैग को बोलते हैं। कैग शैल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। BR अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि कैग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिसर है किसके अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ही इज़ वन ऑफ द बुलवार्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसको बुलवार्क बोला जाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके लिए। और दूसरे जो हैं बुलवार्क वो हैं सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड UPSC। टर्म कैसे रहेगी, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कैग को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर अ वारंट, बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। कैग जो है वो ओथ लेता है इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोलता है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंसेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to uphold to duty and faithfully and do to the best of his ability, knowledge and judgment perform all duties of his office without fear or favor, affection or ill will, and to uphold the constitution and the laws। तो इसलिए जो है ये सारी स्वेयर्स ओथ जो है वो लेता है कौन, कैग इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस जो है 6 years या फिर अप टू 65 years, सेम एज द इलेक्शन कमीशन टेन्योर। तो रिज़ाइन कर सकता है कभी भी अपने ऑफिस से, रेजिग्नेशन लेटर जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको रिमूव भी कर सकता है, और किस तरीके से रिमूव करेगा, बिल्कुल सेम मैनर में रिमूव करेगा जैसे कि जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, और जहाँ फिर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे। इंडिपेंडेंस है इसकी, इंडिपेंडेंट कैसे है, ही इज़ प्रोवाइड, इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है, इसको सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। अगर देखो हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है रेजोल्यूशन पास करेगा तो प्रेसिडेंट ही उनको बोलेगा ना कि बाकी ये ऐसे है या नहीं है, तभी तो वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन पास होने के बाद उसकी मर्जी है प्रेसिडेंट की। तो ये जो है ये इनएलिजिबल होता है फॉर फर्दर ऑफिस। आगे एक बार जो कैग बन गया वो आगे जाके ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। देन इसकी सैलरी और जो दूसरी सर्विसेज कंडीशन है वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है और इक्वल होती हैं एज टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो होगी इसकी पर्सन्स की इन द इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो होंगी कैग की, वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होंगे ऑफिस ऑफ द कैग, उसमें सारे क्या आएंगे, सैलरी अलाउंसेस पेंशन वगैरह, ये सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं। मैंने बोला ना फंड्स होते हैं अलग, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंस्टिट्यूंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। कोई मिनिस्टर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता कैग को पार्लियामेंट में। नो मिनिस्टर कैन कॉल्ड अपॉन टू टेक, कोई भी मिनिस्टर को ये नहीं बोला था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इसके द्वारा जो की जाती है। ड्यूटीज़ और फंक्शंस की बात करें तो 149 आर्टिकल जो है वो बात करता है इसकी कैग की ड्यूटीज़ और फंक्शंस के बारे में, कि पावर्स कैसी रहेंगी कैग की। ये आया था कैग का एक्ट आया था, ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। इस एक्ट को अमेंड किया गया था 1976 में टू सेपरेट अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट, के अकाउंट्स को ऑडिट से क्या रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। ड्यूटीज़ क्या हैं इसकी कैग की, जो पार्लियामेंट ने बोला गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है ऑडिट करना है अकाउंट्स का, जो किसके साथ रिलेट करता है, सारे एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर कहाँ से लिए गए हैं, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, हर एक स्टेट में, और सारे खर्चे को देखना जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से लिए गए हैं या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से लिए गए हैं। ऑडिट करना सारे ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स का, बैलेंस शीट का, और दूसरे जो सब्सिडियरी अकाउंट्स होते हैं उनका भी। केप्ट बाय एन डिपार्टमेंट ऑफ, किसी भी डिपार्टमेंट के वो उठा के कर सकता है। ऑडिट करना है, रिसिप्ट करना है, ऑडिट करना है जो रिसेप्शन रिसिप्ट मतलब जो खर्चा हुआ है, जो पैसा आया है सेंटर में, उस सभी का भी। फिर ये क्या करता है, किसी भी बॉडी को उठा सकता है, जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको ऑडिट करना है,
और जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे जब रिक्वेस्ट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर गवर्नर के द्वारा कि आप हमारी इस बॉडी का क्या करो, ऑडिट करो, तो उसको भी ये ऑडिट करता है। अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करता है अकाउंट्स की, किसको, सेंटर को, ऑफ द सेंटर टू प्रेसिडेंट। सेंटर की जो भी अकाउंट्स की रिपोर्ट होगी वो प्रेसिडेंट को देगा, और फिर उसके बदले में फिर बाद में प्रेसिडेंट क्या रखेगा, उसको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखेगा अकॉर्डिंग टू द अंडर आर्टिकल 151। तो 151 आर्टिकल की जब हम बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स की, तो कैग जो है वो 3 तरीके की रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता है। दैट इज रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये पहले ये तीनों रिपोर्ट्स जब बनाएगा किसी भी डिपार्टमेंट की, तो ये जाएगी किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट किसके सामने रखेगा, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जहाँ फिर अगर स्टेट की बात होगी तो स्टेट टू द गवर्नर, स्टेट में गवर्नर के पास जाती हैं, ठीक है। और सडन भी करता है, सर्टिफाइज करता है कि जो नेट प्रोसीड होती है किसी टैक्स या फिर ड्यूटी की, उसके रिलेटेड रोल क्या है इसका इन द फील्ड ऑफ, एक तो ये फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, इसको वॉच डॉग भी बोला जाता है, वॉच डॉग पब्लिक अकाउंट्स, ओके। देन इसके बाद हम देखें कि ऑडिटिंग और कॉर्पोरेशन में कैसे काम कर रहा है। टोटली डायरेक्टली किए जाते हैं बाय द कैग। रोल ऑफ कैग इज इन द ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज ऑल्सो लिमिटेड। क्रिटिसिज्म भी है इसका, क्योंकि देखो एप्पल एचपॉय बोलते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही क्रिटिकल रोल रखा गया है कैग का, और अटैक किया गया है सीनियर्स ऑफ हिज वर्क। तो ये भी बोलते हैं कि कैग जो है वो बिलीव करता है ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट। इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ था। कि डिप्टी सेक्रेटरी को जैसे बोलते हैं ज़्यादा पता होता है कैग के बजाय, कैग का क्या है वो रिपोर्ट उठाएगा, टोटल लगाएगा तो बता देगा कि क्या है क्या नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम आप देखेंगे अब अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। चलिए अब हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 से बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76 बोलता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, अटॉर्नी जनरल होना चाहिए इंडिया का, जो क्या होगा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा कंट्री में। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है, इसको एजी भी लिखते हैं हम। इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये पर्सन कौन होगा, जो क्वालिफाइड who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court. दूसरा मतलब है he must be citizen of India, और he must have been a judge or some high court for 5 years, advocate of some high court for 10 years। देखो जहाँ तो ये बंदा 5 सालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज रहना चाहिए, या फिर 10 सालों के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस जो है इसका फिक्स नहीं है, टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं है कि कब तक रहेगा, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ग्राउंड्स के कि इसको रिमूव कैसे किया जाएगा वो ग्राउंड्स भी जो है वो मेंशन नहीं है। फिर इसके साथ जो रिम्यूनरेशन है इसकी, वो भी जो है वो यानी कि पेज है जैसे सैलरीज वगैरह, अलाउंसेस वगैरह, वो भी इसमें फिक्स नहीं है। तो उसको वही रेम्यूनरेशन दिए जाते हैं जो प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेगा वही। ड्यूटीज और फंक्शंस क्या रहते हैं इसके, चीफ लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसके लिए ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो इसके लीगल मैटर्स होते हैं उनके लिए। तो इसको लीगल मैटर रेफर कौन करेगा, बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इसको लीगल मैटर रेफर करेगा, तो उन्हीं ऊपर ये एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर ये क्या करता है, लीगल कैरेक्टर प्ले करता है, अपना रोल जो है प्ले करता है। गवर्नमेंट के जो भी केसेस वगैरह हो गए वो इनको कौन लड़ता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। प्रेसिडेंट ने इसको कुछ ड्यूटीज दी हैं कि अपेयर होना आपने केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप ही जाओगे गवर्नमेंट की तरफ से। 143 रिप्रेजेंट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी रेफरेंस में मेड जो प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अपेयर करना होना किसी भी हाई कोर्ट में इन केस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न हो वहाँ पे इन्हीं को जाके क्या करना पड़ता है, अपेयर होना पड़ता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके राइट्स और लिमिटेशंस की। जब ये अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है तो अटॉर्नी जनरल के पास क्या होता है,
राइट होता है कि वो क्या बने, ऐसे ऑडियंस जो है वो हर एक कोर्ट में जा सकता है किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के, मतलब पूरे इंडिया की किसी भी कोर्ट में ये जो है ऐसे ऑडियंस जा सकता है, इसके पास राइट है। राइट टू स्पीक है इसके पास, टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, कि दोनों हाउसेस में जाके बैठ सकता है, यहाँ तक कि जॉइंट सीटिंग में भी बैठ सकता है, लेकिन इसके पास राइट टू वोट नहीं होता है। प्रिविलेजेस जो हैं वो उसको मिलते हैं जिससे कि अवेलेबल होते हैं पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये एडवाइस नहीं कर सकता या फिर ब्रीफ नहीं ले सकता अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ इन केस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन हिज एडवाइस और appear for the government of India. Then he should not accept an appointment as a director in any company or corporation without the permission of government of India. He should not defend accused person in criminal prosecutions without the permission of India. ठीक है। देन इसके बाद हम बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है इसके एजी के द्वारा, जो दूसरा लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है जिसको दे असिस्ट, ये क्या करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल कर सके। तो आर्टिकल 76 जो है वो मेंशन नहीं करता है सॉलिसिटर जनरल के बारे में और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल जो है मेंबर नहीं होता है किसका, सेंट्रल कैबिनेट का। ये एक सेपरेट लॉ मिनिस्टर होता है किसका, सेंट्रल कैबिनेट का, जो लीगल मैटर्स की तरफ जो है वो ध्यान देता है। ठीक है। 76, 88 एंड 105 आर्टिकल्स रिलेट करते हैं अटॉर्नी जनरल के। 76 बोलता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए। 88 बोलता है कि जो राइट्स हैं किसको, अटॉर्नी जनरल के हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बैठने के, उस कमेटीज के साथ बात करने के, वो सारे। 105 बात करता है पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल, जो कि फिक्स नहीं है। देन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बात करते हैं, इसके रेफर में सिमिलर चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 165 प्रोवाइड करता है कि ऑफिस होना चाहिए किसका, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा, जो क्या होगा, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा स्टेट का, और किसके कॉरस्पॉन्ड चलेगा, अटॉर्नी जनरल के। अब बिल्कुल सेम ही इसका ग्राउंड चलेगा, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट हम देखेंगे, इसको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन इनकी सेम है कि होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10 साल तक के लिए वो जहाँ हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए वो 10 ईयर्स के लिए, या फिर क्या होना चाहिए 10 साल उसकी एमिनेंट जुडिक्शन हो अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग कोर्ट्स में। ठीक है। तो बाकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस इसके सेम है एज टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो 165 क्या बोलता है, एडवोकेट जनरल होना चाहिए स्टेट का। 177 राइट्स की बात करता है, और लास्ट में 194 पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज की बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ी अलग अलग। और देखो कितनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हमने पढ़ी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पढ़ी। फर्स्ट इज इलेक्शन कमीशन, देन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये सारे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस किया। So hope you can understand this. Do like and share about the videos. Thank you.